सर आपका माइक ऑफ है। अब आ सर रही अपना है? माइक अनम्यूट करो आप। अब आ रही है? आ गई सर, आ गई। हाँ, ठीक। तो मैं क्या कह रहा था कि आप लोगों ने दो टाइप के कोलाइडल सोर्स पढ़े थे, एक लायोफिलिक और एक लायोफोबिक। ठीक है, हम लोग बात करें लायोफिलिक में, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम के अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा था। ठीक है, आप लोगों ने कहा था कि लायो मतलब लिक्विड, फिलिक मतलब अट्रैक्शन। तो वहां पर डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा था, इसलिए आप उसे आराम से बना सकते हो। लायोफिलिक कोलॉइड्स को हम लोग आराम से बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है। दूसरी बात करें लायोफोबिक कोलॉइड्स की, कि लायोफोबिक कोलॉइड्स मतलब वो थे जो लिक्विड से दूर भाग रहे होंगे। तो उनको बनाने के दो मेथड्स हैं। अब दो मेथड्स का मतलब ये है कि आप लायोफोबिक कोलॉइड्स को बना किस तरीके से रहे हैं। ठीक है, पहला देखिए, आपके पास तीन टाइप के सॉल्यूशन थे। कौन कौन सा था? ट्रू सॉल्यूशन था, कोलाइडल था और सस्पेंशन था। ठीक है, अब आपको कोलाइडल तो बनाना ही है, बच कौन कौन से गए? ट्रू और सस्पेंशन। टोटल तीन टाइप के सॉल्यूशन में पार्ट पढ़े थे आपने, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल, सस्पेंशन। ठीक है, अब आपके पास कोलाइडल आपको बनाना है, बच कौन से गए? ट्रू सॉल्यूशन के और सस्पेंशन के। ठीक है, अब कहता है हम लोग बात करें सस्पेंशन वाले की, तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है। ठीक है, अगर आपको उनको कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है तो उसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक, कोलाइडल रेंज तक उनको तोड़ना पड़ेगा। और अगर बात करें कि आपके पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रू सॉल्यूशन के हैं, तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज छोटा होता है, तो वहां पर आपको उनको जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों टाइप से जो बनाते हैं, सस्पेंशन से बनाओगे कैसे, उस मेथड को बोलते हैं डिस्पर्सन मेथड, और ट्रू सॉल्यूशन से जो बनाओगे उसे हम लोग बोलते हैं क्या? कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हम्म, अब देखिए यहाँ पर क्लियरली ये विजिबल होगा आप लोगों को। एक सेकेंड, आज ये कमरे में दिक्कत आ ही रही है भाई थोड़ी सी। ठीक है, ओके। अब देखिए, फ्रॉम सस्पेंशन पहला जो बनाना है वो किससे बनाना है? सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या था, कौन सा मेथड बताया? डिस्पर्सन मेथड। अब मैं क्या बोलता हूं कि जैसे सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, एज द साइज ऑफ सस्पेंशन इज ग्रेटर देन कोलाइडल रेंज, साइज बड़ा होता है सस्पेंशन के पार्टिकल का, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। देखिए लिखा हुआ है, सो दैट द सस्पेंशन पार्टिकल्स आर डिसोसिएटेड टू कोलाइडल रेंज मैथमेटिकली। अब उसके दो मेथड हैं, पहला कोलाइडल मील मेथड, पहला कौन सा है? कोलाइडल मील मेथड, और दूसरा है ब्रिडिक्स इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। पहला कोलाइडल मेथड, दूसरा ब्रिडिक्स इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, और तीसरा पेप्टाइजेशन मेथड। ये मेथड है। ठीक, अब कोलाइडल मील मेथड के बारे में बात करें, इसे हम लोग मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड में बोलते हैं। अगर किसी ने गन्ने का जूस पिया हो, कभी गन्ने का जूस पिया हो, तो वो आराम से कोलाइडल मील मेथड को समझ जाएगा। ठीक है, गन्ने का जूस जब पीने जाते हो किसी के पास, तो आपने देखा होगा दो व्हील, एक मशीन होती है, उसमें एक व्हील ऊपर होता है, एक व्हील नीचे होता है। उन दोनों व्हील्स के बीच में गन्ने को दे दिया जाता है, ठीक है, जूस बनाने के लिए। ऐसे ही करता है गन्ने वाला। तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, देखिए आपके पास डायग्राम है, दो मेटल रोड्स हैं, ये जो है ये दो मेटल डिस्क है, ये जो लाइनें दिख रही हैं आपको, ये दो मेटल डिस्क है। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगी। आप ऊपर से सस्पेंशन वाले पार्टिकल का साइज डाल रहे हो, जैसे मान लीजिए मैं गन्ना इस मशीन में इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, क्या देखते हो आप लोग? गन्ना जो है वो धीरे धीरे टूटता चला जाता है और उसमें से जूस निकल लेता है। यही होता है भाई, यही होता है ना। काफी बड़ा गन्ना होता है आपके पास, लेकिन जैसे आप उसको मशीन देते हो तो वो टूट टूट के आपका जूस आपको दे देता है, वैसे ही इसमें। ठीक है, जब आप सस्पेंशन के पार्टिकल्स ऊपर से इसमें डाल रहे हो, तो क्या होगा? सस्पेंशन के पार्टिकल जो है वो टूटते रहेंगे, क्योंकि मेटेलिक डिस्क अपोजिट साइड में रोटेट कर रही है। अगर सेम साइड में रोटेशन करते हैं तो नहीं होता, हमेशा अपोजिट साइड में रोटेशन हो रही होती है। कभी भी आप जाओ तो एक बार देख लेना गन्ने के जूस वाले के पास। ठीक है, उसके बाद कहता है, तो हम यहाँ पर क्या लगा दिए? दो पोली बैग्स लगा दिए। ये दो पॉली बैग्स हैं। जैसे आपने भी देखा होगा,
कि गन्ने के जूस वाला जो है ना नीचे पतीला लगा देता है ताकि जो भी जूस आ रहा होगा वो सारा उस पतीले में इकट्ठा होता रहे। ठीक है, उसके बाद क्या कर दिया, यहाँ पर 2 पॉली बैग्स लगा दिए। अदिति गोयल बार बार एग्जिट कैसे हो रही है? अंश ठाकुर, अब कहता है कि ये जो पोली बैग्स हैं, अब ये जो भी इकट्ठा होगा यहाँ से सस्पेंशन के पार्टिकल्स टूट के कहाँ इकट्ठे होते रहेंगे, पोली बैग्स में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए इस जगह पर, ये इस जगह पर जो मैं जहां पर इसका कर्सर घुमा रहा हूँ, इस जगह पर मैंने क्या किया, कोलाइडल फिल्टर्स लगा दिए। क्या लगा दिए? कोलाइडल फिल्टर्स। अब कोलाइडल फिल्टर से क्या होगा कि जैसे ही पार्टिकल्स जो हैं ऊपर से आप डाल रहे हो सस्पेंशन वाले पार्टिकल्स, जैसे इस रोटेशन डिस्क के बाद पार्टिकल्स कोलाइडल साइज में कन्वर्ट होंगे, वो सारे किस में इकट्ठे होते रहेंगे, पॉली बैग्स में इकट्ठे होते रहेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि in this method two metallic discs are rotate in opposite direction at very high speed. ठीक है, the powdered suspension particles are added for grinding by the disc. ठीक है, ऊपर से सस्पेंशन पार्टिकल्स जो है वो डाले जाते हैं उस डिस्क में ग्राइंड करने के लिए, ग्राइंडर करने के लिए। ठीक है, ग्राइंडिंग के बाद क्या होगा, द कोलाइडल पार्टिकल्स आर कलेक्टेड इन पॉलीबैग्स। कोलाइडल पार्टिकल्स को हम लोग पॉलीबैग्स में इकट्ठा कर लेते हैं। अब उसके बाद बोला गया, द कोलाइडल रेंज इज कलेक्टेड बाय कोलाइडल फिल्टर्स। कोलाइडल फिल्टर्स लगाए गए ताकि हम लोगों को पता चलता रहे कि कोलाइडल पार्टिकल्स उसमें चेंज हो गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद बोला गया, देखिए ये मेथड जो है वो कॉस्टली मेटल्स पर नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप उस गन्ने वाले के पास जाते हो तो कितना गन्ना वेस्ट हो जाता है, बाद में कितना कचरा वो साइड में डालता रहता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मेथड जो है वो कॉस्टली मेटल्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वेस्टेज काफी ज्यादा हो रही है, मतलब वेस्टेज काफी ज्यादा निकल रहा है, इसलिए हम लोग बात करेंगे कि इस मेथड को हम लोग कॉस्टली मेटल्स लाइक सिल्वर गोल्ड वगैरह के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कि सिल्वर का सोल बनाना हो, गोल्ड का सोल बनाना हो, तो उस चीज के लिए हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करें, सेकंड है दैट इज क्या, ब्रिडिक्स इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। ठीक है, ब्रिडिक्स इलेक्ट्रिक आर्क मेथड या फिर इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। अगर आपके घर में कोई सोनी जी हो, सोनी जी मतलब कोई सुनार हो, ठीक है, तो वो इस मेथड को बड़े आराम से समझा सकता है। अगर आपकी जानकारी में कुछ सुनार हो तो उससे पूछ लेना कि भैया क्या करते हैं आप लोग। कभी देखते हो ना कि ज्वेलरी बनवाने के लिए उसके पास वो लगा के रखता है, दो वायर्स होती हैं, उससे स्पार्किंग करता रहता है वो बार बार। कभी जाओगे तो वो दिखा देगा। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। क्या किया गया देखिए, एक सेकंड, ये हो नहीं रहा है, एक सेकंड, हाँ अब ठीक है। हाँ, देखिए क्या किया गया कि इस मेथड में ये तो हम लोगों ने क्या लिया, आइस क्यूब ले रखे हैं। ये सारे क्या हैं, ये जो गोले गोले से दिख रहे हैं सब क्या है, आइस क्यूब है। इसमें एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है डिस्पर्सन मीडियम में। डिस्पर्स फेस क्या है आपका मेटल, डिस्पर्सन मीडियम क्या है, ये आपका सॉल्यूशन। इसमें हम लोगों ने क्या डाल दिया, इन दिस मेथड इज सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट एक्ट्स एज डिस्पर्सन मीडियम। की जो इलेक्ट्रोलाइट है वो यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम की तरह काम करेगा। ठीक है, अब कहता है दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाओगे तो क्या होगी, वहां पर स्पार्किंग क्रिएट होगी। ये सबको पता है कि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलेंगे, जैसे आपके पास दो वायर हैं, ठीक है, अगर उन दोनों वायर में बिजली आ रही है अलग अलग, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों को टच करोगे तो क्या होगा, स्पार्किंग होगी। ठीक है, वही बात हम लोग ये कर रहे हैं। एक रोड पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, एक रोड पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ठीक है, अब कहता है ये मेटल डिस्क ले रखी है आप लोगों ने, ठीक, जैसे ही आप इनको टच करोगे वहीं पर क्या क्रिएट होगी, स्पार्किंग क्रिएट होगी। वहीं पर क्या होगी, स्पार्किंग। क्योंकि देखिए आपने कभी घर पे देखा है, घर में कभी प्लग में तार लगाया और एकदम से स्पार्किंग हो गई हो उसमें, ठीक है, या फिर अपने घर पे देखना कभी खुद से, क्योंकि कई बच्चे हैं जो एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, करते रहते हैं, तो एक बार खुद देखना कि दो वायर्स लेके उनको छील लेना उन तारों को अच्छे से ऊपर से। जब उन तारों को आपस में टच करोगे अपोजिट एंड वालों को, तो क्या होगा, वो तार जल जाएंगे सारे। देखे हैं कभी कि वो तार जो है वो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे सारे, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा तो सारे जल जाएंगे।
धुआं से उठती है वहां पे एकदम से, बोलते नहीं ब्लास्ट हो गया, स्पार्किंग हो गई, धुआं से उठती है तो सारा तार जल के जो है वो धीरे धीरे उड़ता रहता है। तो यहाँ पर भी यही होगा कि जैसे ही आप पॉजिटिव और नेगेटिव की मेटल डिस्क को, मेटल रोड को एक दूसरे के साथ मिलाओगे तो स्पार्किंग से ये मेटल जो है वो धीरे धीरे खत्म होती रहेगी। खत्म कैसे होगी? वेपर्स बन के उड़ती रहेगी। अब वेपर्स बन के उड़ती रहेगी तो हमें तो कोलाइडल सोल चाहिए, तो इसलिए ये आइस क्यूब लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं? आइस क्यूब की जो भी वेपर्स बने उसे हम लोग क्या करते रहे? कंडेंस करते हैं। तो क्या बोला गया देखिए, एन इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड रोड्स। इलेक्ट्रिक आर्क जो है वो प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसकी हेल्प से, ठीक है। which favors fusion and vaporization of metal, जो क्या करेगा? फ्यूजन करवाएगा और वेपोराइजेशन करवाएगा मेटल का। these vapors are condensed to colloidal state, ये जो वेपर्स हैं वो कोलाइडल स्टेट में कंडेंस कन्वर्ट हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ आइस बॉक्स। ये जो वेपर्स हैं आपको इनको आइस बॉक्स में क्या करना पड़ेगा? फिर कंडेंस करना पड़ेगा। अब कहता है इसमें कोई वेस्टेज नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि देखिए आपने मेटल ले रखी थी डिस्क, उनको आपने टच किया, वो खत्म भी हुई तो क्या बने? वेपर्स बने। वेपर्स को आपने बाहर नहीं जाने दिया तो कंडेंस कर लिया, कंडेंस करके आपके पास जो भी था एज इट इज के एज इट इज आपके पास इकट्ठा होता जा रहा है कोलाइडल सॉल्ट। तो इसलिए आप लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं कोलाइडल सॉल्ट ऑफ गोल्ड और सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर के लिए आप लोग इस मेथड का यूज कर सकते हो। किसका? ब्रिडिक्स इलेक्ट्रिक आर्क मेथड का। अब देखिए तीसरा जो मेथड है वो आपका पेप्टाइजेशन मेथड है, ठीक है। लास्ट टाइम जब आप लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्स पढ़ रहे थे, अगर किसी को याद हो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्स, ठीक है, आपने क्या किया था? KCl जो है AgNO3 में मिलाया था, या AgNO3 KCl में मिलाया था। एक स्मॉल क्वांटिटी में ले रहे थे, एक लार्ज क्वांटिटी में ले रहे थे, यही किया था ना, ठीक है। जैसे हमने क्या किया कि AgNO3 प्लस KCl, मैंने क्या कहा था कि AgCl के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, ठीक। अब उस AgCl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, वो डिपेंड करेगा कि वो कौन से चार्ज को, कौन सी आयन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर वो पॉजिटिव आयंस को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। अगर वो नेगेटिव आयंस को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। जो कॉमन एक्सेस आयंस होती है उसको जनरली एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक। अब हम लोग बात करें यहाँ पर कि देखिए यही बोल रहा है, इट इज द प्रोसेस इन विच फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, उसमें प्रेसिपिटेट बोलते बने थे लास्ट टाइम पे। इट इज द प्रोसेस इन विच फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट आर कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल सॉल्ट। प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्ट में कन्वर्ट करें विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सम कॉमन आयन। कौन सी आयन लेते थे? कॉमन आयन ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। द इलेक्ट्रोलाइट एडेड आर कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो आप लोग उस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग बोलते हैं क्या? पेप्टाइजिंग एजेंट। पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि पेप्टाइजेशन की डेफिनेशन बता दीजिए। सरफेस केमिस्ट्री से क्या होता है कि 3 नंबर की सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है ना, तो क्या करता है? 3 दे देता है। एक दिख देगा पेप्टाइजेशन की डेफिनेशन लिखो, एक लिख देगा डायलिसिस की लिखो, तीसरा लिख देगा कोएगुलेशन की। तो पेप्टाइजेशन का 1 नंबर का है, तो क्या बताना पड़ता है कि पेप्टाइजेशन क्या होता है? पेप्टाइजेशन वो है जिसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को हम लोग कोलाइडल सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कैसा? जिसमें कॉमन आयन हम लोग ले सके ऑफ सम कॉमन आयन ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। अब जैसे देखिए FeOH का होल थ्राइस, ठीक है, प्लस में FeCl3, तो आपके पास किसका कोलाइडल सोल बना था? FeOH का होल थ्राइस का। AgCl में अगर और एक्सेस में मिला रहे हो, या ये आयंस किस में है? एक्सेस में है। पीछे आपने AgNO3 और KCl मिला था, 2 आयंस थे एक्सेस में, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, याद हो तो किसी को, ठीक है। तो AgCl प्लस AgNO3 तो किसका सोल बन जाएगा? कोलाइडल सोल ऑफ AgCl। एक बार रुकिए, उसके बाद कहता है रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में, तो सब्सटेंस क्या होगा? एक आयन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा और दूसरी आयन जो है वो उसके ऊपर घूमती रहेगी। जो आपने वहां पर हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर थ्योरी पढ़ी थी, हमने कहा था जब इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड कर रहे हो फ्रेशली प्रेसिपिटेट सब्सटेंस में, तो जो पार्टिकल्स हैं प्रेसिपिटेट के वो सिर्फ एक आयन को एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने ऊपर, जो कॉमन आयन है। पार्टिकुलर वन टाइप ऑफ द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब है भाई यहाँ पर, एब्जॉर्ब कर लेना एब्जॉर्ब की बजाय। Absorb one particular type of the ions of electrolyte and then they get dispersed due to electrostatic repulsion.
और उसके बाद डिस्पर्स हो जाती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण। ठीक है, अब ये जो मेथड है उसके बाद ये तीन जो थे ऊपर काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था, डिस्पर्सन मेथड। डिस्पर्सन मेथड में क्या बोला था हमने, कोलाइडल मील मेथड, ठीक है, या मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। कोलाइडल मील मेथड में क्या करते थे, दो डिस्क लगी हुई है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती रहेंगी, साइड में दो पॉली बैग्स लगा दीजिए कोलाइडल फिल्टर्स के साथ, तो जैसे जैसे कोलाइडल साइज में कन्वर्ट होंगे वैसे वैसे वो आपके पॉली बैग से इकट्ठे होते रहेंगे। तीसरा क्या था, ब्रिडिक्स इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। जिस मेटल का आपको सोल बनाना है उनकी उन दोनों रोड्स को अपोजिट एंड से जोड़ दीजिए, एक को पॉजिटिव से एक को नेगेटिव से। जब उन मेटल को टच करोगे तो उनके वेपर्स बनते रहेंगे, वेपर्स बनेंगे तो उन्हें कंडेंस करके आप कोलाइडल साइज में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, इसे हम लोग बोले थे ब्रिडिक्स इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड जो था कोलाइडल मिल मेथड, वो कॉस्टली मेटल्स के लिए नहीं लगता क्योंकि उस पे वेस्टेज काफी ज्यादा होती है। ब्रिटिश इलेक्ट्रिक आर्क मेथड जो है उसमें वेस्टेज नहीं होती, इसलिए आप उसको कोलाइडल, इसलिए उसको आप यूज कर सकते हो कॉस्टली मेटल्स के लिए। उसके बाद तीसरा था पेप्टाइजेशन। ठीक है, पेप्टाइजेशन में क्या बोला था कि पेप्टाइजेशन क्या होता है कि वो जिसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, जो आपने पीछे हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर थ्योरी वगैरह पढ़ी थी, उसमें जो प्रेसिपिटेट बनाए थे उन प्रेसिपिटेट के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो डिपेंड कर रहा था कि वो कौन सी आयन को एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। अगर याद ना हो तो प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन। ठीक है, तो हम लोग बोले फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सोल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड। कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड। अब देखिए आपने सस्पेंशन के पार्टिकल्स को कोलाइडल में कन्वर्ट करने के लिए आपने तीन मेथड बता दिए। ठीक है, आपने बताया कोलाइडल मील मेथड, आपने बताया ब्रिटिश इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, आपने बताया क्या, पेप्टाइजेशन। ये तीन मेथड आपने सस्पेंशन के पार्टिकल्स को कोलाइडल साइज में कन्वर्ट करने के बता दिए। अब बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन वाले पार्टिकल का साइज छोटा होता है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, एक दूसरे के नजदीक नजदीक आना पड़ेगा। उसे हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन या एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा होना। ठीक, तो हम लोग बोले दिस मेथड इज अप्लाइड टू ऑब्टेन कोलाइडल साइज ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम ट्रू सॉल्यूशन। फर्स्ट है बाय केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में क्या है, सबसे पहले है ऑक्सीडेशन करें हम लोग, तो इसमें रिएक्शन ही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम लोग मान लीजिए H2S की रिएक्शन करें, ऑक्सीडेशन करें उसका, ऑक्सीजन में तो क्या बनेगा S प्लस H2O, तो सल्फर जो है वो क्या हो गया, डिस्पर्स फेस। ओहो आयुष गौतम जी बहुत जल्दी आए आप तो। सल्फर और प्लस में क्या H2O। ठीक है, H2S को अगर Br2 के साथ ऑक्सीडाइज करोगे तो सल्फर क्या हो गया, डिस्पर्स फेस, और HBr क्या हो गया, डिस्पर्सन मीडियम। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकालिए कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती होगी, यहाँ पर कितनी है अदिति गोयल, कितनी है H2S में यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की, सर -2। -2। और यहाँ पर कितनी है, 0। 0। तो ऑक्सीडेशन हुआ है रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया तो इसलिए हम लोग बोलते हैं, जैसे ये सिंपल सा H2S प्लस वो दे देता है तो क्या बनेगा, सल्फर बनेगा प्लस H2, तो सल्फर क्या हो गया, डिस्पर्स फेस, एंड H2 क्या हो गया यहाँ पर, डिस्पर्सन मीडियम। तो ये ऑक्सीडेशन है, मतलब ऑक्सीडेशन होगा सब्सटेंस का। उसके बाद दूसरा है दैट इज क्या, रिडक्शन। तो देखिए अगर आपको सल्फाइड्स मिले तो आप ऑक्सीडेशन मेथड करें, अगर आपको हैलाइड्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, हैलाइड, जैसे क्या किया गया, AuCl3 प्लस रिडक्शन किया गया, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन जोड़नी है, तो क्या होगा Au प्लस में 3HCl, मतलब गोल्ड का सोल बन जाएगा। गोल्ड क्या हो गया यहाँ पर, डिस्पर्स फेस, HCl क्या हो गया, डिस्पर्सन मीडियम। ऐसे ही AgCl का रिडक्शन करके बताया गया आपको। ठीक, उसके बाद तीसरा है हाइड्रोलाइसिस। ये पूछते नहीं है आप लोगों से कभी, बेफिक्र रहे इस चीज के लिए कि भैया ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन या हाइड्रोलाइसिस आपसे पूछते हैं, पूछते नहीं कभी भी। ठीक है, वैसे ही कराने पड़ रहे हैं हम लोगों को। हाइड्रोलाइसिस में क्या है कि अनस्टेबल मेटल हैलाइड जो हैं उनको हम लोग कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोलाइसिस के लिए। जैसे AlCl3 का हाइड्रोलाइसिस करोगे मतलब H2O के साथ रिएक्शन, तो क्या बनेगा, AlOH का होल थ्राइस और HCl। तो HCl तो क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम, AlH का होल थ्राइस क्या हो गया, डिस्पर्स फेज, मतलब कोलाइडल सोल। ठीक है अब कहता है ये डबल डीकम्पोजिशन। तो ये डबल डीकम्पोजिशन में क्या है
कि अगर H2S को हम लोग पास करें 1% सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनियस ऑक्साइड, H2S को हम लोग पास करें, जैसे H2S है उसको पास कर रहे हैं 1% सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनियस ऑक्साइड, ये किस में ले रखा है, वाटर में ले रखा है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अगर H2S को आप आर्सेनियस ऑक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से पास करोगे तो आपको AS2S3 का कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। डबल डिकम्पोजिशन मतलब दोनों ही टूट रहे हैं, ये भी टूट रहा है और ये भी टूट रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन, मतलब दोनों टूटते हैं। AS2O3 टूट के किस में कन्वर्ट हुआ, AS2S3 में, H2S टूट के किस में कन्वर्ट हुआ, H2O में, तो डबल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। उसके बाद दूसरा हम लोगों को बोला गया सेकंड जो मेथड यूज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में हम लोग क्या बोले कि सॉल्वेंट एक्सचेंज कर दें, सॉल्वेंट मतलब क्या है, डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, अब कहता है इन दिस मेथड ए ट्रू सॉल्यूशन इज एडेड इन सच ए सॉल्वेंट, कि ट्रू सॉल्यूशन को हम लोग ऐसे सॉल्वेंट में ऐड करेंगे इन विच सॉल्वेंट इज सॉल्युबल और पार्शियली सॉल्युबल बट बोथ सॉल्वेंट्स आर म्यूचुअली सॉल्युबल। अभी नीचे एग्जांपल उससे क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर सल्फर और फास्फोरस का सोल बनाना हो अल्कोहल में, सल्फर और फास्फोरस का कोलाइडल सोल बनाना है हम लोगों को अल्कोहल में, ठीक है, और उसको किस में ले रखा है, वाटर में ले रखा है, यही हम लोग बोल रहे हैं पीछे। देन ड्यू टू लेस सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फर और फास्फोरस इन वाटर, अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सल्फर और फास्फोरस का सोल बनाना था, वो अल्कोहल में तो सोल्यूबल होंगे, ठीक है, लेकिन वो किस में सोल्यूबल नहीं होंगे, वाटर में, तो यही बोला गया था। देखिए क्या बोला गया था कि आप लोग एक ट्रू सॉल्यूशन ऐड करें ऐसे सॉल्वेंट में इन विच सॉल्वेंट इज सोल्यूबल और पार्शियली सोल्यूबल, जिसमें सॉल्वेंट जो है वो या तो सोल्यूबल हो या पार्शियली सोल्यूबल हो, लेकिन जो दोनों सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल और H2 वो दोनों एक दूसरे में अच्छी तरह से सोल्यूबल है, लेकिन सल्फर और फास्फोरस का क्या है, वो अल्कोहल में तो सोल्यूबल है लेकिन उसमें सोल्यूबल नहीं है, किसमें सोल्यूबल नहीं है, वाटर में, तो आपको सल्फर और फास्फोरस अलग मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं देन ड्यू टू लेस सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फर और फास्फोरस इन वाटर देन अल्कोहल कोलाइडल सोल इज फॉर्म, तो सल्फर और फास्फोरस किससे अलग हो जाएंगे, अल्कोहल से, तो आपको अल्कोहल का और सल्फर का कोलाइडल सोल वहां पर मिल जाएगा। तीसरा बोला गया एक्सेसिव कूलिंग, अगर ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल को हम लोग ठंडा करें, ठंडा करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोलाइडल साइज में, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सेसिव कूलिंग। जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया ऑफ आइस इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, कोलाइडल सोल लिया आइस का एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर और क्लोरोफोर, ठीक है, अब कहता है उसे कैसे बनाएंगे, फ्रीजिंग मिक्सचर, मतलब उसे फ्रीज कर लो, फ्रीज करोगे तो सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होने के बाद आप लोग उसको कोलाइडल साइज में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यही था आज के लिए प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। जो आपके डाउट्स हैं, एक बार जो आपके डाउट्स हैं जो आपने कल मेरे को भेजे थे बेटा, एक बार मैं आपको दोबारा से बोल दूं, सिर्फ कुछ ही बच्चों ने अभी अपने डाउट्स भेजे हैं, ठीक है, वो डाउट्स मंडे को होगा, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन का जो टॉपिक होगा वो आपका यूट्यूब पे मिलेगा आपको, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल का जो डाउट्स होंगे आपके वो मंडे को ही लिए जाएंगे या फिर ट्यूसडे को कर सकते हैं, वैसे इतना कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मंडे को कोलाइडल का लास्ट टॉपिक आएगा दैट इज प्यूरिफिकेशन, ये आपके सामने है, नोट्स आपको आज ही मिल जाएंगे, एक बार आज को पढ़ लेना, ठीक है, तो कोलाइडल सोल का लास्ट टॉपिक आएगा, लास्ट लेक्चर आएगा मंडे को, तो उसके बाद हम लोग बात करें कि आपके डाउट्स ट्यूसडे को हो जाएंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ भैया डाउट्स सबके नहीं आए, लवी आपने डाउट नहीं भेजे अभी तक, सुमन ने डाउट भेजे हैं मेरे पास, हाँ अदिति ने भेजे मेरे पास, विधि तेरा कोई डाउट नहीं आया भाई, विधि विधि सुन पा रही है, साहिल झा कोई डाउट नहीं आया, हिमांशु राव कोई डाउट नहीं आया, ठीक है, कुलदीप कोई डाउट नहीं आया, अभी मयंक कोई डाउट नहीं आया, आदित्य कोई डाउट नहीं है भाई, कल्पना के डाउट आए हैं एक दो, ठीक है, आदित्य कोई डाउट नहीं आया, रोहित कसवा पांच। भैया एक बात मैं आप लोगों को बता दूं बेटा जी, आप लोग खुद सोचिए, समझदार हैं, कि आपके स्कूल जो हैं वो जुलाई के लगभग खुलेंगे, 15 जुलाई 20 जुलाई के करीब खुलेंगे, ठीक है, तो 15-20 जुलाई के करीब भी खुलेंगे तो भी आप लोग ये मान के चलिए कि इतनी अच्छी तरह से, तो मतलब क्लासेस आधे बच्चे एक दिन आएंगे आधे बच्चे एक दिन आएंगे, मतलब हफ्ते में आपका नंबर 3 दिन आएगा, बाकी दिन तो आपका ऑनलाइन ही चल रहा है।
ठीक है। और मान लीजिए अगर दोबारा से फिर से ज्यादा केसेस आने लग गए तो फिर से बंद हो जाएंगे चीजें, फिर से ऑनलाइन चलेगा। ठीक, तो आप लोग अगर इस चीज को ये सोच के चल रहे हो कि जब स्कूल्स खुलेंगे तो हम लोग इस चीज को कर लेंगे, टीचर्स लोग तो दोबारा से कराएंगे, भैया आप लोग खुद समझदार हैं, आपके पेरेंट्स से आप डिस्कस करें, अगर आपके पेरेंट्स टीचर हैं तो ये चीजें इतनी डिटेल से उस टाइम पर क्लास में कोई भी टीचर नहीं कराएगा, नहीं करा पाएगा, किसी भी ढंग में नहीं करा पाएगा। हो सकता है कि रिवीजन हो जाए, ठीक है, लेकिन आप लोग जो है अगर अपने डाउट्स टाइम से कर रहे होंगे, सब चीजें टाइम से कर रहे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे होंगे तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है भाई, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके जो भी क्लास के बच्चे हों, आप उन्हें एक बार बोल दें कि अपने डाउट्स आप लोग जो हैं वो भेजें। ठीक है, एक बार मैं शेयरिंग बंद करता हूँ, एक सेकेंड रखिए। ओके, ठीक है। और भैया जो जो अवेलेबल नहीं था ना जो बच्चा, उसे प्लीज बोलें कि अगले लेक्चर के डाउट सेशन में वो अवेलेबल रहे। ठीक है, अदिति गोयल आपकी ड्यूटी है, एक बार आप अपने, अदिति गोयल एंड लवी आपकी ड्यूटी है कि एक बार आप बाकी जो लड़कियां हैं वो क्यों अवेलेबल नहीं, जैसे तेरी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड तेरी निशा कहाँ है? पता नहीं सर। हाँ, मैंने पूछा भी था, वो बोली मैं बीमार हो गई हूँ, तो बीमार हो गई है तो ठीक हो गई होगी अब तक तो उससे पूछे आप। ठीक है, तो मैंने भी कॉल करी थी, उठाई नहीं किसी ने। हाँ तो कोई बात नहीं, अब उसको बता देना। ठीक है भैया, सिर्फ 15 बच्चे हैं, मतलब अभी टोटल क्लास में कितने बच्चे? 32। लड़कों में साहिल झा, हिमांशु एंड क्या बोलते हैं मयंक, शिवम, आज शिवम भी गायब है। ठीक है, तो इनको बोलना बाकी जो भी बच्चे एब्सेंट हैं वो एक बार मेरे को अपना लिख के भेजे, सर मैं इसलिए अवेलेबल नहीं था। एक सेकेंड सर, मम्मी ने पिज्जा बनाया था, सबने खा लिया होगा। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, लीव करते हैं, ओके बाय।